नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को पास किया है, कृषि बिल को पास किया, जो कि अब कानून का रूप ले चुके हैं। और 3 नए कानून जो है किसानों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इन कानूनों को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां भी फैलाई गई है, जिससे कि किसानों में असमंजस की स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। ये कानून क्या है और इन कानूनों से किस तरीके से कृषि सुधार का जो है वो रास्ता प्रशस्त किया है सरकार ने, किस तरीके से इस कानून के माध्यम से किसान जो हैं वो उनके वो मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, और किस तरीके से किसानों के लिए एक बड़ा जो है बाजार खुलेगा, बड़ा एक उनका जो दायरा है वो बढ़ेगा, और किस तरीके से खेती जो है वो लाभ का धंधा किस तरीके से बन सकती है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर रघुवंशी जी, जो कि कृषि मामलों के जानकार हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन हैं, जो कि लगातार तमाम विषयों पर अपनी पैनी नज़र रखते रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। पहले मैं आपको बता दूं दर्शकों की, जो ये 3 कानून हैं, इनमें जो नए कानून पास किए गए हैं, इसमें पहला कानून जो है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020 है। दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, और तीसरा कानून जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। ये 3 कानून हैं जो कि पास किए गए हैं। और ये कानून जो है इनसे माध्यम से कोशिश की गई है कि जो किसान है उसको जो है एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाए। किसान जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती जो होती थी उसका जो दायरा बढ़ाया जाए, उसमें किसान को मजबूत किया जाए। साथ साथ जो आवश्यक वस्तु जो अधिनियम था उसके तहत 1955 उसको संशोधित किया गया है, और उसके दायरे में कुछ जो वस्तुएं आती थी उस पर उनको विशेष परिस्थिति को छोड़कर छूट दी गई है। तो इन 3 कानूनों को लेकर पहले भी कुछ लोगों में असमंजस की स्थिति थी। किसानों को लेकर, एक देश के एक भाग विशेष के किसानों को लेकर असमंजस की स्थिति थी। लेकिन इन कानूनों का सही प्रारूप क्या है, इन कानूनों की सच्चाई क्या है, और ये कानून किस तरीके से किसानों के हित में है, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल जी से। राहुल जी, डॉक्टर राहुल, अगर हम बात करें, ये जो कानून थे, जब ये अध्यादेश आया था उस समय भी थोड़ा विरोध हुआ था, इसको लेकर तमाम तरह की शंका आशंकाएं व्यक्त की गई थी। अब ये कानून बन चुका है, उसके बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ दुविधा की स्थिति दिख रही है, क्या आप समझते हैं किस तरीके से ये कानून है, क्या कैसे इसका लाभ जो है किसानों को मिलेगा? देखिए अजीत जी, 2 समस्या किसानों का जो भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम ये हो रहा है कि पहली चीज़ ये है कि प्रदेश से या जिस भी प्रदेश में मंडियां चल रही हैं, मंडियां समाप्त हो जाएंगी इस कानून से। दूसरी चीज़ ये है कि समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है ये समाप्त हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि पूरा ओपन बाजार में बिचौलिए, जिनको सरकार जिनसे बचाना चाह रही थी किसानों को, ये बड़े व्यापारियों के जिम्मे किसान चले जाएंगे। ये 3 भ्रम हैं। इन तीनों भ्रमों को लेकर के किसान असमंजस की स्थिति में है कि क्या प्रदेशों में अपनी अनाज को क्या मंडियों तक पहुंचा पाएंगे। अब उनको लग रहा है कि अब मंडियां समाप्त हो जाएंगी, हम मंडियों में अपनी उपज को नहीं बेच पाएंगे। दूसरी चीज़, अब किसानों को लग रहा है कि सरकार तय नहीं करेगी, गेहूं, चना, मसूर, XYZ जो भी फसलें होती हैं उनका समर्थन मूल्य सरकार तय नहीं करेगी, तो उनको समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। अब बड़े व्यापारी मनमाने ढंग से उनसे अपनी उपज का पैसा उनको देंगे, और कब देंगे ये तय नहीं होगा। तो ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि अब सरकार, अभी तक सरकार स्टोरेज करती है किसानों की उपज का। अब उपज का स्टोरेज करेंगे व्यापारी, जो बड़े व्यापारी किसानों से सीधा माल खरीदेंगे। अब सरकार का नियंत्रण वहाँ से ख़त्म हो रहा है, किसान अपने घर में रख नहीं सकता है। तो किसान इस स्थिति में लग रहा है किसान कि मैं ठगा गया। अब सरकार ने हमारे ऊपर से हाथ उठा लिया है, सरकार हमें कहीं से संरक्षण नहीं डॉक्टर रंजन, ये तो एक भ्रम वाली बात हो गई, लेकिन वास्तु स्थिति क्या है? जो कानून में प्रावधान किए गए हैं कहीं ना कहीं किसानों के हित में है, क्योंकि एक बड़ा बाजार प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई, जो कि किसान कहीं ना कहीं तक एक मंडी तक सीमित रहता था, उससे अब ऑनलाइन वो अपने उपज बेच सकता है, देश में कहीं भी बेच सकता है, किसी भी मंडी में बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग का जो एक कानून है उसको लेकर भी किसानों को काफी अधिकार दिए गए। तो भ्रम की स्थिति आपने बता दी, लेकिन वास्तु स्थिति जो है कानून में क्या प्रावधान है जो किसानों के हित में है? कानून में प्रावधान, जो नया कानून आया उसमें प्रावधान ये किया गया है कि अब जैसे किसान
किसान अभी भी किसान क्या करता है कि अपने इलाके में बड़े किसानों को या छोटा किसान कुछ अपनी सीमित, उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, तो वो 5 एकड़ में खेती करना चाहता है, तो 5 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन अपने पास लेता है और उसमें क्या करता है, वो मजदूरी एक टाइप से, मान लीजिए किसान नहीं है वो, खेती है, किसान कहला जाता है वो। तो वहाँ जाकर के वो अपना खेती करता है और खेती से जो उपज होती है उसका एक सौदा तय होता है, वो मौखिक रूप से तय होता है, ज़मीन का जो मालिक होता है और जो किसान कर रहा है उस पे खेती। शायद इसके दो सिस्टम है, एक ठेके पे है और एक ठेका, बटाई पे, जिसको हम कहते हैं बटाई पे। बटाई एक दूसरा रूप है, उसका नाम से परिवर्तित हुआ है कि बटाई पे दे जा, वो है ठेकेदारी ही है। अब इसको क्या किया है सरकार ने, इसको एक नोटिफिकेशन हो गया कि दोनों के बीच में एक अनुबंध होगा। अनुबंध मतलब अनुबंध एक स्टाम्प के ऊपर अधिक अनुबंध होगा, उसमें पूरा मूल्य तय होगा। तो अब ये हुआ कि किसान इस नए विधेयक के माध्यम से, नया जो कानून बन गया है इसके माध्यम से अब ये होगा कि किसान को उसी समय, जिस समय बीजारोपण होता है उसी समय अनुबंध हो जाएगा, फसल का रेट तय हो जाएगा। तो अब भ्रम की स्थिति भी है यहाँ कि बाकी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि पाला पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई या बाढ़ आ गई और कुछ पर्यावरण की दिक्कत आ गई और फसल खराब हो गई, तो इसका मूल्य कौन देगा अंतिम समय में। तो अब ये हो गया है कि इस फॉर्मेट में जब अनुबंध किया जाएगा तो किसान को उसी समय तय हो जाएगा कि आपको फसल का कितना मूल्य देना है, किस कंडीशन में देना है, तो किसान यहाँ सेफ हो गया जी। तो सरकार की मंशा तो ये है कि किसान यहाँ सेफ हो जाए, कि उसको ये कितना भी हो, उसमें फार्मिंग में कितना भी घाटा हो, किसान घाटे में ना रहे और उसे एक निश्चित राशि जो है वो मिले, किसान को किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा का जो है वो उससे प्रभावित ना हो। ये एक चीज और मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगा। एक चीज है कि अभी क्या होता है, किसान बुवाई से पहले सहकारी तंत्र के पास में जाता है, बैंकों के पास में जाता है, वहां से लोन उठाता है, लोन उठाने के बाद में फसल बोता है अपनी। अब क्या होता है कि फसल अच्छी निकली तो ठीक है, कर्जा पट गया, और नहीं निकली तो डूब गया। तो अब ये होगा कि ये जो फार्मिंग होगी इस फॉर्मेट पे, तो अब ये होगा कि बड़े किसानों के साथ में जो भी अनुबंधित होगा, अनुबंधित में उनको एक मुफ्त राशि मिल जाएगी बुआई से पहले जी। तो किसान इसमें फायदे में रहेगा। बिल्कुल ठीक। चंद्रशेखर जी, आप लगातार किसानों के मुद्दों पे आप काम करते रहे हैं। अगर हम बात करें कि अगर जो मंडी सिस्टम है कि किसान को अपना जो है था उपज होती थी वो मंडियों में ही ले जाके बेचनी पड़ती थी, वहाँ पे आढ़ातिये होते थे, बिचौलिए होते थे, वो अपना हिस्सा लिया करते थे, तो उसको खत्म करने की कोशिश की गई है इन नए कानूनों में। इसको आप किस तरह देखते हैं, ये कितना एक बड़ा कदम था और किस तरीके से ये सही तरीके से किसानों को इसको समझने की आवश्यकता है कि अब उनकी जो उपज है उसमें बिचौलिए और आढ़ातियों का जो है रोल खत्म हो जाएगा और वो चाहे तो अपनी मंडी में फसल बेचे या मंडी के बाहर भी किसी को चाहे तो अपनी फसल जो है वो बेच सकते हैं। अभी जैसे मैं भी एक कृषक परिवार से हूँ और एक सामान्य किसान को एक ट्राली गेहूं बेचने में भी मंडी में जाकर इतनी समस्याएं पैदा होती हैं कि जिसकी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि पहले कुछ गिने चुने न्यूज़ चैनल थे, लेकिन आज सैकड़ों न्यूज़ चैनल हैं। पहले गिने चुने कॉलेज थे, लेकिन आज सैकड़ों कॉलेज हैं। हर जगह कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उसके कारण विकल्प बढ़े हैं और उन विकल्पों में व्यक्ति चुनता है कि मुझे किस अच्छे कॉलेज में जाना है, मुझे किस अच्छे न्यूज़ चैनल में जाकर काम करना है, मुझे किस अच्छे विद्यालय में एडमिशन लेना है, या मुझे किस अच्छे होटल में, किस अच्छी कॉलोनी में मैंने अपना निवास करना है। ये सारी चीज़ उसके सामने है, परंतु बेचारा किसान, उसकी मजबूरी थी कि उसको घूम फिर के अपनी तहसील की जो छोटी मोटी मंडी है, उस मंडी के जो व्यापारी हैं उनको व्यापारी ना कह के अपन बीच में कहें अड़तिये बिचौलिए जिनको बोलते हैं, उनसे ही उनको कुल मिला के समझौते करने पड़ते थे और जो रेट वो तय करते थे उस रेट पर उनको बेचकर और वे आगे बढ़ते थे। लेकिन आज केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक जो कानून आज बनाया है, उस कानून के तहत उस किसान को भी व्यापार में आके, कुल मिला के अभी वो केवल किसान था लेकिन अब वो सीधा सीधा व्यापारी बनने वाला है। किसान के साथ साथ वो व्यापारी बनेगा और व्यापारी के लिए बहुत सारे मार्ग खुले रहते हैं। वह किस जगह अपना माल बेच सकता है, किस दाम में बेच सकता है। आज मध्य प्रदेश के अंदर हम देखें तो मध्य प्रदेश में गेहूं की कीमत अधिकतम 2000 होगी, परंतु यही किसान अगर इसी कानून के तहत बाहर जाए और राजस्थान में जाके इस गेहूं को बेचेगा तो उसे कम से कम 3000 रुपये कुंटल इस गेहूं की कीमत मिल सकती है। बीच में जो अड़तिये जो अड़ंगे लगाते थे और हमारा जो टैक्स लगता था
हमारा जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट लगता था, वो सारी चीज़ें भी शासन ने खत्म की हैं। बीच में कहीं किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं होगी। कुल मिला के खुला एक बाजार है, उस बाजार में जो उसको अच्छी कीमत देगा, और वो किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में जहाँ उसकी फसल की उचित कीमत मिल रही है, वहाँ जाकर वह अपनी उस फसल को दे सकता है। एक ये बहुत बड़ा कानून आज पारित हुआ है। इसके लिए सरकार को चंद्रशेखर जी, एक नाम जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराया गया किसानों को कि उन्हें खुद जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन माध्यम से भी सभी मंडियों से जुड़ सकते हैं और व्यापारियों से जुड़ सकते हैं, और उसके माध्यम से भी वो अपने स्थान से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी फसल को वहाँ से बेच सकते हैं। तो ये एक तरह से तकनीक का उपयोग करके भी कोशिश की गई है कि किसानों को एक बड़ा बाजार, बड़ा एक दायरा जो है वो मुहैया कराया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। आज मुझे लगता है कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां मोबाइल और नेटवर्क नहीं हो। जी, अधिकांशतः नेट के माध्यम से, एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से गांव का आम किसान भी और उसका पुत्र, उसके परिवार के लोग सीधा सीधा पूरे भारतवर्ष से जुड़ गए हैं। और किस शहर में, किस राज्य में, किस व्यापारी के माध्यम से कौन सी कंपनी, कौन सी फर्म कितनी कीमत लगाकर, कितने दाम लगाकर उसकी फसल को क्रय कर सकती है, यह सब भी वह उसके माध्यम से इस प्रकार के ग्रुप बनेंगे ही। और एक बहुत बड़ा अभी एफपीओ जो केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में जो बनाए जा रहे हैं, वह भी किसानों को, छोटे छोटे किसानों को जोड़ के उनको पूरी जानकारियां देके उनकी फसल को उचित स्थान पर विक्रय करने की व्यवस्था उसके माध्यम से भी होगी। और स्वाभाविक है, लोगों को अभी बीच बीच में सुनाई दे रहा है कि छोटा किसान कहाँ जाएगा, छोटा किसान क्या करेगा। बड़ा किसान तो ऐसा है कि भाई वो तो उसके संपर्क हैं, वो उसके पास पैसा है, वो उसके पास साधन है, वो चाहे तो कहीं भी जाके बेच सकता है, किसी से भी सौदा कर सकता है। परंतु छोटा किसान 2 एकड़, 1 एकड़, 5 एकड़, जो 86% किसान तो भारतवर्ष के अंदर 2 एकड़ और 1 एकड़ के मध्य में ही हैं, तो वो किसान क्या करेगा। तो उन्हीं के लिए ये एफपीओ बनाए जा रहे हैं और उनके माध्यम से एक एफपीओ अधिकतम 300 किसानों का समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर उनको उचित बीज उपलब्ध कराना, उनको उचित खाद्य दवाइयाँ उपलब्ध कराना और उनके कुल मिलाकर उनकी फसल की चिंता करते हुए उस फसल को उचित स्थान पर विक्रय कराना, यह उस एफपीओ का भी काम रहेगा और यह भी एक बड़ा काम है। चंद्रशेखर जी, अगर आपसे जानना चाहें, जैसे कि मंडी सिस्टम जो है, मंडी सिस्टम जो है पुराने समय से चला आ रहा है, परंपरागत एक सिस्टम बनाया गया है फसलों को क्रय विक्रय करने का, थोड़ा इसके बारे में बताइए विस्तार से कि हाँ हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से मंडी सिस्टम काम करता है, किस तरीके से किसान जो होता है वो अपनी फसल को पहले उस मंडी में ही बेचने के लिए बाध्य हुआ करता था, या किस तरीके से वो वहाँ उसे टैक्स देकर, कर देकर अपनी फसल को बेचना होता था और बिचौलियों के माध्यम से बेचना होता था। और कई बार हमने देखा है कि जब सीजन होता है, जब फसल की कटाई होती है, तो मंडियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, लंबी लंबी टालियाँ लग जाती हैं, कई किलोमीटर तक किसानों की जो गाड़ियाँ होती, ट्रैक्टर टालियाँ होती है, वो वहाँ पर लगी होती है और उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है अपना नंबर आने का। और उसी बीच अगर बारिश हो जाए या कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उनको उसका नुकसान जो है उठाना पड़ता है। तो आप थोड़ा बताइए कि मंडी सिस्टम किस तरीके से काम करता था, अब किस तरीके से इसे ब्रेक करने की कोशिश की गई जिससे किसान जो है वो उस बंधन से आजाद हो सके। जी, अधिकांश किसान मैंने बताया कि सक्षम नहीं है जी, और कई किसान तो कर्ज लेकर अपनी फसलों की बोनियां करते हैं जी, चाहे वह दवाई डालने का काम हो, चाहे खाद डालने का काम हो, चाहे मजदूरों के माध्यम से या स्वयं मजदूरी करके उस फसल को वो पैदा करते हैं। पैदा करने के बाद अभी अपन ने देखा है कि सरकार ने कई फसलों के समर्थन मूल्य सबके तय हैं जी, और भारत के मध्य प्रदेश के अंदर तो चना भी खरीदा जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर तो गेहूं भी बड़े स्तर पर खरीदा जाता है, लेकिन उसकी एक तारीख रहती है जी, उसको सोसाइटियां खरीदती हैं। जी, जी, तो समस्या कहाँ आती है कि किसान को आज बेचना है क्योंकि उसको आज या कल में ही धन की आवश्यकता है जी, उसके घर में विवाह आ गया, उसके घर में और कोई काम आ गए, उसके ऊपर जो कर्जदार लोग हैं, तो उसको मजबूरी वश, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, तो उसको तुरंत बेचना है, तो मजबूरी वश वह मंडी जाता है। जी, मजबूरी वश मंडी जाने के बाद फिर वहां पर सौदेबाजी होती है जी, और सौदेबाजी ऐसी होती है कि एक तो वह हम्मालों से परेशान हुआ जी, क्योंकि हम्माल भी तुलाई करने में पैसा लेने के साथ साथ उनके अनाज की चोरी भी करते हैं कई जगह। हमने देखा है कि मैं अभी उज्जैन क्षेत्र में था, तब रतलाम
और नीमच में कई जगह समस्याएं आई जहां पर इस प्रकार के किसानों ने धरने प्रदर्शन किए कि भाई हमारी फसलों की चोरी करते हैं जी। और वहां जाकर किसान को ही किसान की फसल की कीमत पता नहीं रहती और कब उसकी गाड़ी की अथवा ट्राली की नीलामी बोली लग जाती है और उसके पास जब स्लिप आती है तब उसको पता चलता है कि मेरी फसल की ये कीमत लगी है। यानी कि वहां आकर अड़तिये बीच में आते हैं और फसल को इस प्रकार उछालते हुए और जो उनको लगता है उनकी मन मर्जी उनने आकर बोल दिया कि आपकी फसल में थोड़ी सी नमी है तो तुरंत 100-200 रुपए डाउन हो जाएगा, आपकी फसल में ये रोग लगा है, आपका दाना छोटा है। तो इसमें किसान की मजबूरी बनती कि अब जाएगा, उसकी ट्राली तो 2-3 दिन में नंबर लगा उसका, तो अब उसको वापस ले जाना और वो ट्राली भी कई बार किसान किराए से लेके आते हैं। बिल्कुल, तो वो बड़ी समस्या रहती है। तो आज इन सारी चीज़ों से उसको मुक्ति मिलने वाली है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की समस्याएं आने वाले समय में सारी समाप्त होंगी। बस थोड़ा समय लगेगा। आप चाहें कि आज कानून बनाए और कल इसका तुरंत लाभ, तो उसमें धीरे धीरे कोई भी कुल मिला के किसान जो है अपने खून पसीने की जो मेहनत होती थी, जो फसल वो उगाता था, सभी तमाम तरह की बाधाओं को पार करते हुए तमाम तरह की हर मौसम में, हर ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, किस तरीके से किसान जो खेतों में काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी फसलों का दाम जो है खुद तय कर नहीं पाते थे। लेकिन अब नए सिस्टम से, नए जो कानून के माध्यम से किसान स्वतंत्र होगा कि उसे अपनी फसल मंडी में बेचनी है, नहीं बेचनी है, मंडी के बाहर बेचनी है, किसी व्यापारी को बेचनी है, किसी व्यक्ति को बेचनी है, वो कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकेगा। इसके लिए वो स्वतंत्र है। हालांकि जो मंडी सिस्टम है वो खत्म नहीं है, वो लगातार जारी रहेगा और जो किसान चाहते हैं मंडी में बेचना, वो वहां पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। जी जी। अभी जैसे एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि मंडी समाप्त हो जाएंगी जी, मंडी समाप्त हो जाएंगी। तो यदि मंडी समाप्त करने का थोड़ा सा भी सरकार के मन में कोई विचार होता तो इन मंडियों का जो आज अगर आप जाके मंडियों में जाके देखेंगे तो उनका इतना बड़े स्तर पर काम हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। उन कई शहरों के अंदर छोटी छोटी मंडियां थी, उन मंडियों का स्थानांतरण करके शहर के बाहर ले जाके उनको बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्रफल में उन मंडियों का निर्माण किया जा रहा है। तो अगर इस प्रकार की सरकार की मंशा होती कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी तो और एमएसपी समाप्त हो जाएगी, एमएसपी, तो इस पूरे अध्यादेश, इस पूरे कानून में कहीं भी एक लाइन ऐसी नहीं लिखी कि जिसमें लिखा हो कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, आपसे जानना चाहूंगा कि एमएसपी को लेकर काफी आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि एमएसपी जो है, समर्थन मूल्य जो है, वो सरकार समाप्त कर देगी, उसको लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। थोड़ा इसको स्पष्ट करिए। समर्थन मूल्य के बारे में सरकार का अभी स्पष्ट कुछ ही नहीं आया है, बिल्कुल कानून में बिल्कुल क्लियर अभी नहीं हो। उसी को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा हुई है कि जो व्यापारी तय करेगा, किसान तय करेगा अपना मूल्य कि उसकी उपज का मूल्य क्या होगा। सरकार द्वारा अभी ये स्पष्ट निर्देश कहीं से भी नहीं आ रहा है ना कानून को लेकर के। अब स्थितियां सामने आएंगी कि उसमें ऐसा कौन सा दिया गया है, बिंदु दिया गया है जिसमें ये तय हो जाए कि मंडियों में जो तय होता है समर्थन मूल्य, जो मंडियां खरीदती हैं, वो समर्थन मूल्य स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा। हालांकि रघुवंशी जी ने क्लियर किया कि समर्थन मूल्य सरकार जहां का तहां रखने जा रही है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हिंदुस्तान में जो भारत देश में पूरा का छोटे, मध्यम, मझोला और छोटा किसान है और वो समर्थन मूल्य पर ही निर्भर है। तो ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि समर्थन मूल्य यदि है तो किसान वहाँ जिंदा है। क्योंकि आज किसान को ये सीधी बात है कि गेहूं उसकी उपज होती है, उसको मालूम है कि 1800 रुपये से नीचे में मेरा गेहूं नहीं बिकेगा, मंडी में 1800 में बिक जाएगा। अब ये स्थिति ये होती है कि मजबूरी बस वो मंडी से बाहर बेचने जाता है तो वही 1800 का व्यापारी जो है बिचौलिया 1600 रुपये में खरीदता है, 200 रुपये का घाटा होता है उसको। तो ये स्थितियाँ अभी कानून में क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो रघुवंशी जी से मैं भी वो जानना चाहूँगा कि ये क्या स्थितियाँ जो घाटे बीच में, मतलब स्थिति ये हो रही है कि किसान को एक लाभप्रद, एक नुकसान से हटा करके एक लंबा लाभ देने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि किसान बहुत अधिक लाभ में जाने वाला है। मतलब किसान की स्थिति ये हो रही है कि छोटे से, मतलब छोटे बिचौलियों से निकल के बाद वो बड़े चंगुल में फंसने जा रहा है। डॉक्टर रंजन, हम आपसे बात करें, जो आवश्यक वस्तु संशोधन बिल जो बना है उसमें जो परिवर्तन किया गया है कि उसकी लिमिट खत्म की गई है, तो उसको लेकर किस तरह देख रहे हैं आप? स्टॉक देखिए, अभी तक क्या होता है कि सीधी बात है, स्टॉक कौन करता है? गवर्नमेंट। सबसे बड़ा स्टॉक कौन करता है? पूरी सरकार खरीदी करती है, सरकार खरीदी करके अपने गोडाउन में रखती है। आज स्थिति यह है कि किसानों को यदि आप देखिए तो किसी भी किसान के पास में, बहुत बड़ा किसान होगा उसकी छोड़ दीजिए, मध्यम और
छोटे किसानों के पास में स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, वो सीधे अपने खलिहान से उठाता है और मंडियों में जाकर बेच देता है। अब स्थिति ये होगी कि बड़े बिचौलिए, जो बड़े व्यापारी जो माल खरीदेंगे वो स्टॉक करेंगे। जब स्टॉक करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि वो स्टॉक की कॉस्ट, जो कॉस्ट आएगी कोल्ड स्टोरेज में रखें या गोडाउन में रखें, जो भी कॉस्टिंग आएगी, तो ये मान के चलो आपकी उसके रेट बढ़ेंगे उपज के। तो मार्केट के ऊपर नियंत्रण किसका हो गया? नियंत्रण सीधा सीधा बड़े व्यापारियों का नियंत्रण होने जा रहा है। ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही अभी तक। तो कहीं ना कहीं यही भ्रम की स्थिति है, लेकिन कोशिश ये है कि जो उसमें फ़ायदा हो वो किसानों का हो, और किसी तरह का भ्रम जो है वो दूर होना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। चंद्रशेखर जी, अगर हम बात करें कि जो समर्थन मूल्य की हमेशा बात होती रही है, राज्यों में अलग अलग समर्थन मूल्य होते हैं, राज्य सरकारें भी तय करती हैं, तो इसको लेकर जो भ्रम की स्थिति वो कैसे दूर की सकती है? क्या आपको लगता है समर्थन मूल्य तो होगा ही? नहीं, समर्थन मूल्य तो अधिकांश फसलों के तय हैं जी, और जैसे अपने यहाँ गेहूं का भी है, चने का भी है, सोयाबीन का भी है। मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने, हम गत वर्षों की बात करें तो किसान का जीवन स्तर बड़े ही तीव्र गति से सुधरा है। जिस फसल का समर्थन मूल्य सरकार खरीद रही है उसका पूरा पैसा सरकार उसके खाते में डालती है, परंतु हमें ध्यान में आता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सरकार नहीं खरीदती उसको। जैसे सोयाबीन है, अब सोयाबीन किसान का सोयाबीन व्यापारी ने खरीदा, लेकिन उसकी जो कीमत सरकार ने तय की थी उसके बीच का जो डिफरेंस था उसको हम बोलते हैं भावांतर। तो ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने कई फसलों में, मैंने उधर उज्जैन में जब मैं उस समय था तो उज्जैन में मैंने कहा प्याज में भी भावांतर उन्होंने, सरकार ने एक रेट फिक्स कर दिया था और उसमें किसान ने वो प्याज बेची, उसकी प्याज किसी भी कीमत में बिकी हो, लेकिन उसके बीच का जो अंतर था वो 5 रुपये 6 रुपये किलो भी था कई जगह, उसका सरकार ने भरपाई की। इसी प्रकार 500-500 रुपये, 700-700 रुपये, 400-400 रुपये पर कुंटल सरकार ने सोयाबीन के लिए भी भावांतर की व्यवस्था करके उसकी भरपाई की है। ऐसी स्थानीय सरकारें इस प्रकार की अपनी प्रदेश की किसानों को सुविधा देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं करती है, और इन व्यवस्थाओं में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार सबसे अग्रणी है जिसने किसानों के लिए। संक्षेप में बताएं आपको क्या लगता है कि इन कानूनों को लेकर किसानों को किस तरह से लाभ हो सकता है और किस तरीके से इनको आशंकाएं दूर करने की आवश्यकता है या होनी चाहिए? संक्षिप्त में हर योजना, हर किसी भी विधेयक में, किसी भी कानून में एक पक्ष बहुत अच्छा होता है, एक पक्ष बहुत खराब होता है। किसान यदि होता है कि किसान बहुत फायदे में जाएगा, तो यह भी सोचना बहुत मुश्किल काम है कि किसान बहुत ज़्यादा फायदे में जाएगा। मतलब हुआ ये है कि भ्रष्टाचार से किसानों को मुक्त करने की चेष्टा इस विधेयक के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से की गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है, जो पहले से बहुत भ्रष्ट था, उसके हाथ सौंप दिया गया है। ये चीज़ स्पष्ट होना चाहिए। तो मिला के सरकार की मंशा है कि इन कानूनों के माध्यम से किसान जो है वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, तमाम तरह की बंदिशों से मुक्त हो, उसे उसकी जो फसल का सही उसके जो मूल्य मिले, ये कोशिशें की गई है। तमाम तरह के भ्रम भी हैं, लेकिन उन्हें दूर करने की भी आवश्यकता है। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज विशेष कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।